ओके बच्चों, आप लोग काइंडली मुझे बता दें कि आप लोगों को मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर आ रही है। बच्चों, आप में से काइंडली कोई मुझे बता दे कि चलें ठीक। ओके बच्चों, आज जो हमने बैक्टीरिया पढ़ना है वो है बैसिलस सीरस। बैसिलस सीरस जो है ये एक डिजीज काज करवाता है जिसे कहते हैं फूड पॉइजनिंग। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रांसमिशन की। इसकी ट्रांसमिशन के साथ साथ हम बात ये करते हैं कि आखिर इसका सिनेरियो या इसका एमसीक्यू आप लोगों से किस तरह से पूछा जा सकता है। आपको इसके सिनेरियो में ये पूछा जाएगा आपसे कि कोई पेशेंट है, उसने रीहीटेड फ्राइड राइस खाए। ये जहां पर लफ्ज आ जाए ना सिनेरियो के अंदर, रीहीटेड फ्राइड राइस, तो जहां पर भी ये सिनेरियो में ये वर्ड आ जाए तो आपने ये समझना है कि ये जो डिजीज है या ये जो फूड पॉइजनिंग है वो बैसिलस सीरस की वजह से होती है। बस इस तरह से आपने इसका सिनेरियो पकड़। अब हम बात करते हैं कि ये जो बैक्टीरिया किस तरह से डिजीज काज करवाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इसके विरुलेंस फैक्टर कौन कौन से हैं। इसका सिर्फ एक ही विरुलेंस इसका फैक्टर है और वो ये है कि ये बैक्टीरिया जो है दो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। दो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है इंटेरोटॉक्सिन। अब ये इंटेरोटॉक्सिन किस तरह से डिजीज काज करवाते हैं वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताता हूँ। इसमें से जो एक एक्सोटॉक्सिन होता है या एक इंटेरोटॉक्सिन होता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल वैसे होता है जिस तरह कॉलेरा के टॉक्सिन का होता है। मतलब किस तरह से कि ये जो आपका बैक्टीरिया है ये एक एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। वो एक्सोटॉक्सिन क्या करता है कि हमारे इंटेरोसाइट्स के ऊपर, मतलब कि जो जीआईटी के जो सेल्स होते हैं, एंटेरोसाइट्स के ऊपर जो जी प्रोटीन लगी होती है उस जी प्रोटीन की एडीपी राइबोजाइलेशन काज करवाते हैं। जब जी प्रोटीन की एडीपी राइबोजाइलेशन हो जाएगी तो जी प्रोटीन आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। जब जी प्रोटीन एक्टिवेट होगी तो क्या होगा, साइक्लिक ईएमपी का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं, बाद में इसको रिपीट करके भी बता दूंगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। ओके, तो साइक्लिक ईएमपी का लेवल इंक्रीज होगा। जब साइक्लिक ईएमपी का लेवल इंक्रीज होगा तो वो कुछ सेल के अंदर एंजाइम्स को एक्टिवेट करवा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इंटेरोसाइट्स के ऊपर जो आयन चैनल्स होंगे वो एक्टिवेट होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि इंटेरोसाइट से आयंस और वाटर जो है हमारे जीआईटी के ल्यूमन में आएगा और इस तरीके से पेशेंट को फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। मैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये बैक्टीरिया जो है वो डिजीज या फूड पॉइजनिंग किस तरह से काज करवाता है। ये बैक्टीरिया जो है दो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसको हम नाम देते हैं इंटेरोटॉक्सिन। ये जो दो इंटेरोटॉक्सिन होते हैं इन दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग अलग होता है। आपकी बुक के अंदर ज्यादा डिटेल में नहीं बताया हुआ, लेकिन मैं इसको थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन दोनों इंटेरोटॉक्सिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो अलग अलग होता है। एक इंटेरोटॉक्सिन का मैकेनिज्म इस तरह से होता है कि एक इंटेरोटॉक्सिन जो है वो हमारे जीआईटी के ऊपर जो इंटेरोसाइट्स होते हैं, जीआईटी के जो सेल्स होते हैं, वहां पर जो जी प्रोटीन लगी होती है उस जी प्रोटीन की एडीपी राइबोजाइलेशन काज करवाते हैं। एडीपी राइबोजाइलेशन का मतलब ये है कि जी प्रोटीन के अंदर एडेनिन डाइफॉस्फेट राइबोज को ऐड करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जी प्रोटीन एक्टिवेट होती है। जब जी प्रोटीन एक्टिवेट होती है तो साइक्लिक ईएमपी का लेवल इंक्रीज होता है। जो साइक्लिक ईएमपी का लेवल जब इंक्रीज होगा तो वो सेल के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स को एक्टिवेट करवाएगा जिसकी वजह से आयन चैनल्स, आपके इंटेरोसाइट्स पर जो आयन चैनल्स लगे होंगे वो एक्टिवेट होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जीआईटी के जो इंटेरोसाइट्स हैं वहां से आयंस और वाटर रिमूव होकर जीआईटी के ल्यूमन में आएगा और इस तरीके से फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। जो दूसरा एक्सोटॉक्सिन होगा, इसका जो दूसरा इंटेरोटॉक्सिन होगा, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल वैसे का वैसे होगा जिस तरह हमने स्टेफ एयूरियस के जो इंटेरोटॉक्सिन का पढ़ा था। मतलब कि वो जो दूसरा इंटेरोटॉक्सिन होगा वो एज अ सुपर एंटीजन के तौर पर काम करेगा और वो जो सुपर एंटीजन होगा वो हमारे जीआईटी के ल्यूमन के अंदर
जो आपके मैक्रोफेजेस वगैरह मौजूद होते हैं वो स्टिमुलेट होंगे। जब आपके मैक्रोफेजेस स्टिमुलेट होंगे, टी लिम्फोसाइट स्टिमुलेट होंगे, तो वहां से साइटोकाइंस प्रोड्यूस होंगी। वही साइटोकाइंस क्या करेंगी कि आपके इंटायरेक्ट नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगी, जिसकी वजह से सिग्नल ब्रेन को जाएगा और फिर वहां से वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होगा और फिर इस तरीके से फूड पॉइजनिंग होगी। ये जो स्टेफ है यूरियस का मैकेनिज्म होता है, या जो ये मैं आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ जब हमने जो ग्राम पॉजिटिव का जो चैप्टर पढ़ा था हमने पिछला, उसमें मैंने आपको बताया था कि स्टेफ यूरियस का एंटेरोटॉक्सिन किस तरीके से फूड पॉइजनिंग काज करवाता है। इस चीज को मैंने दोबारा यहाँ पर रिपीट किया है। ठीक है, ओके बच्चों, तो अब आप में से कौन इस चीज को रिपीट करेगा कि बैसिलस सीरस जो है वो किस तरीके से फूड पॉइजनिंग काज करवाता है? अगर आप में से किसी को नहीं समझ आई तो अगर आप कहते हो तो मैं इसको रिपीट करने के लिए तैयार हूं। ओके, आमना स्टार मेरी बहन, अगर आप इसको रिपीट करना चाहें तो मेरे ख्याल में आप इसको कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। सर इसमें है कि बैसिलस सीरस इंटेरोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है और उनका मोड ऑफ एक्शन जो होता है ना वो बिल्कुल कॉलर टॉक्सिन जैसा होता है, जिसमें ये होता है कि ये हमारे पास जी प्रोटीन होती है ना जो इंटेरोसाइट्स में, उसको उसमें उसकी एडीपी राइबोजाइलेशन करा देता है। जब एडीपी राइबोजाइलेशन होगी तो वो एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम है उसको एक्टिवेट करेगी, जिसकी वजह से जो एटीपी को वो कन्वर्ट कर देगा साइक्लिक एएमपी में, जिसकी वजह से जब साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करेगा तो साइक्लिक एएमपी हमारे आयन चैनल्स की ओपनिंग कराएगा, जिसकी वजह से आयन चैनल्स की जब ओपनिंग होगी तो उसमें आयंस और जो वाटर है वो ल्यूमेन में आएगा, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। ठीक है, और इसका जो दूसरा एंटेरोटॉक्सिन होता है वो किस तरह से काम करता है? सर वो मुझे सही से समझ नहीं आया। चलें ठीक है, इसीलिए मैंने पूछा। ओके, इसका जो दूसरा एंटेरोटॉक्सिन होता है ना, अगर आप लोगों ने स्टेफ यूरियस का चैप्टर या इसके लेक्चर सुने हैं तो आपको वो शायद यहाँ पर भी याद हो जाए। इसका जो दूसरा एक्सोटॉक्सिन होता है ना, वो बिल्कुल वैसे काम करता है जिस तरह स्टेफ यूरियस का एंटेरोटॉक्सिन काम करता है। वो किस तरह से कि ये एज अ सुपर एंटीजन के तौर पर काम करता है, और जब ये एंटेरोटॉक्सिन जीआईटी के अंदर मौजूद होता है तो वहां पर जो हमारे मैक्रोफेजेस या टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं। तो उनके स्टिमुलेट होने की वजह से क्या होता है, साइटोकाइंस प्रोड्यूस होते हैं। वही जो साइटोकाइंस हैं वो हमारे जो इंटेरिक नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिवेट करते हैं। जब हमारे इंटेरिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो जो हमारे वॉमिटिंग सेंटर्स ब्रेन के अंदर मौजूद हैं वो एक्टिवेट होंगे और इस तरीके से वॉमिटिंग होगी और इस तरीके से पेशेंट को फूड पॉइजनिंग होगी। तो ये बेसिकली स्टेफ यूरियस का फूड पॉइजनिंग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसकी पैथोजेनेसिस पूछी जाती है। इसका जो प्रॉफ के अंदर क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है कि एक पेशेंट था, उससे इमरजेंसी में लाया गया और वो बहुत ज्यादा वॉमिटिंग कर रहा था और उससे पूछा गया तो उसने कहा था कि रीहीटेड फ्राइड राइस उसने खाए। तो बताओ कि कौन सा बैक्टीरिया था और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या उसकी पैथोजेनेसिस क्या थी। तो इस तरीके से इसका सवाल पूछा जाता है आप लोगों से। ओके जी, तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स भी में कोई खास बात नहीं है याद रखने के लिए, इसकी लैब डायग्नोसिस भी कोई नहीं है और ट्रीटमेंट वही सिम्टोमेटिक वगैरह वो आप लोगों को इंशाल्लाह जब इसके बारे में पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये बात आपको समझा दूंगा। अब हमारे पास अगला ग्रुप आ जाता है क्लोस्ट्रीडियम का। क्लोस्ट्रीडियम का एक ग्रुप है जी, इस ग्रुप के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो सारे के सारे स्पोर्स को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब इस ग्रुप के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया आ जाते हैं? एक आता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, एक आता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, एक आता है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस और आगे आता है आपका चौथा क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाई। तो चार ये बैक्टीरिया है जो कि क्लोस्ट्रीडियम के ग्रुप में आते हैं। क्लोस्ट्रीडियम के ग्रुप के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो स्पोर्स प्रोड्यूसिंग होंगे और दूसरा एनएरोबिक उनकी जो है वो होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम सबसे पहले करते हैं क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई को। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जो है ये एक डिजीज काज करवाते हैं जिसे हम कहते हैं टेटनस। अब ये देखते हैं कि टेटनस का पेशेंट किस तरह से रिप्रेजेंट करता है।
ये एक इसकी टिपिकल पिक्चर है जो कि आपको नजर आ रही होगी कि टेटनस का पेशेंट इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। आप लोग देख सकते हो कि इसकी जो बैक है इसकी हाइपर एक्सटेंशन हुई हुई है। इसके लिए इस हाइपर एक्सटेंशन ऑफ बैक के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, ओपिस्थोटोनस। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। तो इस तरीके से जो है जो टेटनस का पेशेंट है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रांसमिशन। तो इसकी ट्रांसमिशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बैक्टीरिया किस तरह से ट्रांसमिट होता है कि इस बैक्टीरिया ये जो आपका बैक्टीरिया ये स्पोर्स प्रोड्यूसिंग है। तो इसके जो स्पोर्स होते हैं वो सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं। जब किसी भी इंसान को एक्सीडेंट होता है या दूसरा इसके अलावा जो सिनेरियो के अंदर पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो नेल्स हैं वो पेनिट्रेट कर गए हैं फुट के अंदर। अब इसका भी मैं आपको बता दूंगा कि इसका सिनेरियो किस तरह से पूछा जाता है। खैर बहरहाल हम बात कर रहे थे इसकी ट्रांसमिशन की। तो ये बैक्टीरिया इसके जो स्पोर्स होते हैं वो सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं। जब भी हमारी स्किन डैमेज होती है तो स्पोर्स होते हैं वो स्पायर के जरिए जो है वो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होते हैं और फिर वहां पर ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो आपका बैक्टीरिया किस तरह से डिजीज काज करवाता है। अब हम अब अगर इस चीज को फर्ज करते हैं कि खुदा ना खास्ता एक पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ, उसकी स्किन डैमेज हुई, सॉइल से क्या होगा, स्पोर्स एंटर होंगे पेशेंट की बॉडी के अंदर। जब स्पोर्स पेशेंट की बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे तो वहां पर स्पोर्स जर्मिनेट हो जाएंगे क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई के अंदर। तो जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई का बैक्टीरिया है ये एक एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा जिसका नाम है ये टेटनस टॉक्सिन। ये टेटनस टॉक्सिन जो है एक्सॉन के जरिए साइट ऑफ इंजरी से एक्सॉन के जरिए ये ट्रांसमिट होगा ब्रेन के अंदर। ब्रेन के अंदर जाकर ये गैंग्लियोसाइड्स रिसेप्टर्स होते हैं उनको डिग्रेड करवा देगा। जब वो रिसेप्टर्स डिग्रेड होंगे तो इसका नुकसान ये होगा कि हमारे ब्रेन के अंदर से जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे वो रिलीज नहीं होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट को टेटनस हो जाएगी। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्ज करते हैं खुदा ना खासा किसी बंदे का एक्सीडेंट हुआ, तो जिस जगह पर इंजरी हुई है सॉइल्स के जरिए ये इसके जो स्पोर्स हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हुए, बैक्टीरिया जर्मिनेट हुआ, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई में कन्वर्ट हुआ। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जो है उसने एक एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस किया जिसका नाम है टेटनस जो टॉक्सिन है। ये टेटनस जो टॉक्सिन है ये एक्सॉन्स के जरिए वहां से होता हुआ हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा। हमारे ब्रेन के अंदर जो गैंग्लियोसाइड्स रिसेप्टर्स होंगे उनको डिग्रेड करवा देगा। जब ये गैंग्लियोसाइड्स रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा, डिग्रेड कर देगा, तो इसका नुकसान ये होगा कि हमारे ब्रेन से इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज नहीं होंगे, जिसकी वजह से जो पेशेंट की मूवमेंट है वो एक्स्ट्रा हो जाएंगी। ठीक है, और इसका किस तरह से मैकेनिज्म है वो भी आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस तरीके से जो है टेटनस होती है। अब जो इसमें एक और बात जो आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो ये टेटनस टॉक्सिन होता है इसकी सिर्फ एक सीरोटाइप होती है। इसी एक सीरोटाइप की वजह से इसकी वैक्सीन अवेलेबल होती है, जबकि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से जो ये बोटुलिनम टॉक्सिन होता है उसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती। इस बात को मैं दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले हम फोकस करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर। ओके बच्चों, तो आप में से कौन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रिपीट करेगा? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, जो हमारे पास क्लास्ट्रीडियम टिटेनाई है, इसके ये स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, इसके स्पोर जो है ना मौजूद होते हैं सॉइल में। जब किसी बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो स्पोर जो है ना इंजर्ड प्लेस के जरिए से बॉडी को एंटर हो जाता है, और एंटर होते ही सर जब इसको जो है ना कोई स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, प्रॉपर न्यूट्रिशनल जो है ना एनवायरनमेंट मिल जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं, अपने प्रॉपर शेप के जरिए जर्मिनेशन कर जाता है और अपने नॉर्मल क्लास्ट्रीडियम टिटेनाई फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अभी उसके बाद ये एक जो है ना टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम टेटेनस प्लाज्मिन या जो है ना टेटेनस टॉक्सिन कहते हैं। और टॉक्सिन ये करता है कि जो हमारे वो एक्सॉन होते हैं सर, एक्सॉन के जरिए से ये इंजर्ड प्लेस से जो है ना ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, और वहां पे मौजूद जो गैंग्लियोसाइड्स रिसेप्टर होते हैं सर उसको डैमेज कर जाते हैं। जब वो डैमेज हो जाते हैं तो वहां से जो हमारे पास इनहिबिटरी मीडिएटर्स हैं
वो फिर हमारे पास रिस्पांस नहीं देती, और रिस्पांस नहीं देती तो सर तो जो एक्स्ट्रा मोमेंट है सर वो मेंटेन जो है ना रह जाता है, और इसकी वजह से जो है ना वो टेटनस सर हो जाता है। जबरदस्त, ठीक है। और इसके अलावा एक और बात जो कि आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि इनमें से ऐसा कौन सा टॉक्सिन है जो कि एज अ वैक्सीन के तौर पर यूज होता है, और वो है आपका टेटनस टॉक्सिन। इसी तरह से एक और टॉक्सिन होता है बोटुलिनम टॉक्सिन। ये एज अ वैक्सीन के तौर पर यूज नहीं होता, और ये आपका एक इंतहाई अहम एमसीक्यू है, ठीक है। ओके जी। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका सिनेरियो किस तरह से आएगा। इसका सिनेरियो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि एक पेशेंट है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, और एक्सीडेंट होने के बाद उसको लाक जा हो गया है, या फिर उसकी बैक की एक्सटेंसिव एक्सटेंशन हो गई है, ठीक है। एक तो आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, या फिर आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि एक पेशेंट था, उसकी फुट में नेल्स पेनिट्रेट कर गए, जिसके बाद क्या हुआ है कि उसे लॉक जा हो गया है या बैक की एक्सटेंसिव एक्सटेंशन हो गई है। तो इस तरीके से इसका सिनेरियो पूछा जाता है। एक चीज तो ये। इसके अलावा एक और चीज याद रखनी है आपने कि एक होती है स्पास्टिक पैरालिसिस, एक होती है फ्लैसिड पैरालिसिस। अब पहले तो मैं आप लोगों से दो सवाल पूछता हूं कि आखिर जब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज नहीं होंगे इसी डिजीज में, तो फिर हाइपर एक्सटेंशन ऑफ बैक क्यों होगी। और दूसरा आप लोगों से सवाल मैं ये पूछता हूं कि जो स्पास्टिक पैरालिसिस है उसमें आप सारे जानते हैं कि उसमें मसल्स की स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। तो जब मसल्स की स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं तो फिर उससे पैरालिसिस का हम नाम क्यों देते हैं। तो ये दो सवाल है, आप में से अगर किसी को आते हो तो वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि स्पास्टिक पैरालिसिस होती क्या है, कोई बताना चाहेगा। आप में से अगर किसी ने बताना है तो फिर हाँ जी मेरे भाई। यस सर। सर स्पास्टिक पैरालिसिस में जो हमारे पास सर मसल्स होते हैं सर उसकी डिसेबिलिटी काज हो जाती है, जो वहाँ पे स्पाज्म बन जाती है सर, वो दोबारा से जो है ना नॉर्मल नहीं होती सर। तो वो जिधर भी सर जो स्पाज्म बन जाता है सर वो दोबारा से रिवर्स नहीं होगा, रिकवर नहीं होगा सर। तो वही कंडीशन स्पास्टिक पैरालिसिस कहलाएगा। आई थिंक ठीक सो। है, ओके। और यस दूसरा, सर। जब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज नहीं होंगे तो टेटनस या हाइपर एक्सटेंसिव ऑफ बैक क्यों होगी। दूसरा सवाल। यस सर। आपने पहले सवाल का यस। जवाब बिल्कुल ठीक कहा। जी सर। सर दूसरी फिनोमेना इसमें जो हमारे पास सर ड्यूरिंग कंट्रैक्शन सर जो हमारे पास साइक्लिक एमपी बन जाते हैं सर, जब इनहिबिटरी रिस्पांस वहां से नहीं मिलती, जो वहां पे हमारे पास साइक्लिक एमपी की कंसंट्रेशन जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाता है सर। तो जब उसकी हमारे पास डिग्रेडेशन नहीं होती सर, तो जो हमारे पास कन्वर्जन होगी वो दोबारा से नहीं होगी। आई थिंक सो सर दिस द फिनोमेना रिलेटेड। ना, अच्छा जी। आपका पहला सवाल का जवाब बिल्कुल ठीक था। जो दूसरा सवाल था उसका जवाब बेसिकली ये होता है कि जब आपने शायद इसे न्यूरो में भी पढ़ा होगा कि आपके जितने भी मसल्स होते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस जो होती हैं वो आपके स्टिमुलेटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं और जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उन दोनों की वजह से होती है। तो जब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज नहीं होंगे तो जो स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो जब उनकी एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। तो जब मसल्स की बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस हो जाती हैं तो वही मसल्स जो कि हाइपर कॉन्ट्रैक्शंस की स्टेट में होता है वो फिर दोबारा रिलैक्स नहीं हो सकता, और इसी वजह से उसे हम कहते हैं स्पास्टिक पैरालिसिस, ठीक है। दूसरी पैरालिसिस होती है फ्लैसिड पैरालिसिस। ये दोनों आपकी एमसीक्यू है, ठीक है। जो फ्लैसिड पैरालिसिस होती है ये होती है कोलेस्ट्रीडियम जो बोटुलिनम है उसकी वजह से। आपसे ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि स्पास्टिक पैरालिसिस किस बैक्टीरिया की वजह से होती है और जो फ्लैसिड पैरालिसिस है वो किस बैक्टीरिया की वजह से होती है।
तो जो स्पास्टिक पैरालिसिस है वो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई की वजह से होती है, और जो आपकी ये फ्लैसिड पैरालिसिस है ये होती है आपके क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की वजह से, और ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। अब स्पास्टिक पैरालिसिस का तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें मसल्स की इतनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती है कि वो रिलैक्स नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वो एक ही स्टेट में रहते हैं, और इसी चीज को हम कहते हैं स्पास्टिक पैरालिसिस। जो फ्लैसिड पैरालिसिस होती है, फ्लैसिड पैरालिसिस में ये होता है कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर ही रिलीज नहीं होता। जब न्यूरोट्रांसमीटर ही रिलीज नहीं होगा तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करता। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा तो वो एक ही स्टेट में रहेगा, और उसी वजह से उसे कहते हैं फ्लैसिड पैरालिसिस। ये दोनों इसके डिफरेंस है, ये आपको समझ आ जाने चाहिए और इसको समझना भी चाहिए। ओके जी, तो ये एमसीक्यूज के जितने भी पॉइंट्स है वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए। अब हम बात करते हैं लैब डायग्नोसिस। इसकी लैब डायग्नोसिस इंतहाई सिंपल सी है। वही आप देखें यहाँ पर 3 से 4 लाइनों की लिखी हुई है, लेकिन इसका जो सवाल आता है वो 3 नंबर का आता है या 2 नंबर का आता है। तो उसके लिए आपको सारे पॉइंट्स जो हैं इसके आने चाहिए। सबसे पहले लिया हमने सैंपल। सैंपल लेने के बाद उसकी हम करेंगे ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग जब हम करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये ग्राम पॉजिटिव का बैक्टीरिया है। जब हम ग्राम स्टेनिंग करने के बाद उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इसकी शेप होगी रॉड की तरह। तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये ग्राम पॉजिटिव रॉड है। फिर उसके बाद हम इसे जो है स्पेसिफिक कल्चर मीडियम के ऊपर ग्रो करवाएंगे। अब यहाँ पर एक मसला ये आता है कि ये बैक्टीरिया जो है आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर ग्रो नहीं करता। तो इसको फिर हम डिटेक्ट करने के लिए पीसीआर, एलाइजा और इम्यूनोफ्लोरेसेंस एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपने इसकी लैब डायग्नोसिस लिखनी है। इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले सैंपल लिया। सैंपल लेने के बाद आपने करना है ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग से पता चल जाएगा कि ये ग्राम पॉजिटिव का बैक्टीरिया है। माइक्रोस्कोपी में जब आप करोगे तो ये ग्राम पॉजिटिव रॉड का बैक्टीरिया है। इसको कल्चर मीडियम के ऊपर ग्रो नहीं करवाना, क्योंकि ये ग्रो नहीं करता। इससे आगे मूव करना है। इसके बाद हम एलाइजा करवाएंगे, पीसीआर करवाएंगे, इम्यूनोफ्लोरेसेंस एंटीबॉडी टेस्ट करवाएंगे, और इस तरीके से हम इस बैक्टीरिया की लैब डायग्नोसिस को कंप्लीट करेंगे। अब यहां पर एक चीज जो मैं आपको समझा दूं कि ये बैक्टीरिया जो है ये टर्मिनल स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। मिसाल के तौर पर अगर ये बैक्टीरिया है ना, फर्ज किया, तो इसके एंडिंग पॉइंट पर ये स्पोर्स प्रोड्यूस करता है इस तरह। तो इस बैक्टीरिया की शेप कुछ इस तरह से हो जाती है। अब अगर इसकी अगर अपीयरेंस देखो तो इसकी अपीयरेंस बिल्कुल टेनिस जो रैकेट है उससे मिलती जुलती है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। अब मैं आपको दोबारा इसकी लैब डायग्नोसिस अच्छे से रिपीट कर देता हूँ। ये पहले मैंने इसलिए बताई थी ताकि जब मैं दोबारा आपको समझाऊं तो फिर आपको समझ आ जाए। सबसे पहले हमने सैंपल लिया, ग्राम स्टेनिंग की। ग्राम स्टेनिंग के बाद इसकी माइक्रोस्कोपी की। माइक्रोस्कोपी के अंदर जो हमें इसकी शेप आएगी वो रॉड लाइक होगी, लेकिन इसके टर्मिनल स्पोर्स होंगे। मतलब कि इसका जो एक दूसरा एंड होगा इस बैक्टीरिया का, वहां पर एक स्पोर बना हुआ होगा, और इसीलिए हम कहते हैं टर्मिनल स्पोर। और उसकी जो अपीयरेंस है वो होगी टेनिस रैकेट की तरह। फिर उसके बाद आपने पीसीआर करवाना है, एलाइजा करवाना है, और इम्यूनोफ्लोरेसेंस एंटीबॉडी टेस्ट करवाना है, और इस तरीके से आपकी इसकी लैब डायग्नोसिस कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो कौन इसको रिपीट करेगा? जी मेरी बहन, आप काइंडली इसको रिपीट कर दो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर लैब डायग्नोसिस में आपने बताया कि सबसे पहले हम लोग सैंपल लेंगे। सैंपल लेने के बाद हमने उसकी ग्राम स्टेनिंग करनी है। ग्राम स्टेनिंग में हमें पता चलेगा कि वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। उसके बाद जब हम उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो रॉड शेप नजर आएगा, और ये मतलब रॉड शेप होगा, लेकिन उसके टर्मिनल पे स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे जिसे हम टर्मिनल स्पोर कहते हैं। और उसकी शेप जो होगी वो टेनिस रैकेट की तरह नजर आएगी, और कल्चर मीडियम पे ये ग्रो नहीं करेगा। इसकी डिटेक्शन, फर्दर डिटेक्शन के लिए हम पीसीआर और एलाइजा वगैरह की टेक्निक्स वाले टेस्ट करेंगे। जबरदस्त, ठीक है। तो इतनी सी इसकी लैब डायग्नोसिस है जो कि आपने याद रखी है। उसके बाद इसकी प्रिवेंशन का अक्सर पूछा जाता है कि इसको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके प्रिवेंशन के लिए हम अगर मिसाल के तौर पर खुदा ना खास्ता अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसको हम किस तरीके से उसको डील करेंगे। उसको हम इस तरह से डील करेंगे कि पहले तो उसका वाउंड को क्लियर करेंगे, बिल्कुल क्लीन करेंगे। उसके बाद हम उससे एक तो टेटनस वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाएंगे,
और दूसरा उससे इम्यूनोग्लोबुलिन्स देंगे, जिसे हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। जो वही इम्यूनोग्लोबुलिन्स होंगी वो एज अ एंटीटॉक्सिन के तौर पर काम करेंगी और इसी टेटनस के टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करेंगी, और उसके अलावा इसको पेनिसिलिन देंगे। खैर पेनिसिलिन वगैरह जो भी है इसको हम अपनी फार्मा में डील करेंगे। यहाँ पर सिर्फ जो इसकी प्रिवेंशन है वो इस तरीके से होती है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो गया है, सबसे पहले उसके वाउंड को क्लियर करेंगे। वाउंड क्लियर करने के बाद हम 2 काम करेंगे। एक तो उसे एंटीबायोटिक देंगे लाजमी। एंटीबायोटिक देने के अलावा एक तो हम उसे बूस्टर डोज देंगे इसकी वैक्सीन की, और दूसरा हम ये काम करेंगे कि उससे इम्यूनोग्लोबुलिन्स देंगे। वो जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो एज अ पैसिव इम्यूनिटी के तौर पर काम करेंगी और इस तरीके से पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा एक और बात आपने याद रखनी है, आप लोग इंशाल्लाह जो है अपनी एक 4th ईयर के अंदर एक पढ़ोगे ईपीआई प्रोग्राम। ईपीआई से जो स्केड्यूल होता है उसमें जो चाइल्ड या जो बेबी वो पैदा होता है तो उसकी सारी जो वैक्सीन का जो उसका स्केड्यूल है वो मेंशन होता है। तो उसके अंदर हम बेसिकली जैसे ही बेबी पैदा होता है तो उसको हम इसी टेटनस की जो है वो वैक्सीन देते हैं। तो इस तरीके से हम इस पेशेंट को या किसी भी पेशेंट को इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा जो है रिपीट कर देता हूँ। पहली चीज तो आपने याद रखनी है कि इसकी जो वैक्सीन होती है वो हम एक तो डिप्थीरिया टॉक्सिन हो गया और जो पर्टूसिस टॉक्सिन होता है उसके साथ मिलाकर इसकी वैक्सीन देते हैं, नंबर 1। दूसरी बात यह कि अगर किसी को इंजरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसका सबसे पहले वाउंड को क्लियर करेंगे, क्लीन करेंगे, उसके बाद उससे बूस्टर डोज देंगे। बूस्टर डोज के बाद जो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स उसको इंजेक्ट करेंगे और इस तरीके से हम पेशेंट को ट्रीट करेंगे और साथ एंटीबायोटिक देंगे। तो इसकी प्रिवेंशन का अक्सर सवाल पूछा जाता है, तो आपने इसकी प्रिवेंशन बिल्कुल ऐसे ही लिखनी है जिस तरीके से मैंने आपको बताई है। फिर उसके बाद आपका आखिरी बैक्टीरिया आ जाता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम होता है ये एक डिजीज काज करवाता है जिसे कहते हैं बोटुलिज्म। अब ये किस तरीके से इसकी ट्रांसमिशन होती है? इसकी भी ट्रांसमिशन बिल्कुल वैसे होती है कि किसी भी तरीके से स्पोर्स जो हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हो गए। अगर स्पोर्स ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हो गए तो यही स्पोर्स जो है वो बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो बैक्टीरिया फिर आगे डिजीज काज करवाएगा। ये तो होगी इसकी ट्रांसमिशन। फिर उसके बाद करते हैं बात कि ये पैथोजेनेसिस इसकी कैसे होती है, कि किस तरीके से ये बोटुलिज्म जो है वो डिजीज काज करवाता है। ये एक एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है बोटुलिनम टॉक्सिन। ये जो बोटुलिनम टॉक्सिन होता है, अब देखें कि इसकी पैथोजेनेसिस आप लोग लिखोगे कैसे। आपने इसकी पैथोजेनेसिस इस तरीके से लिखना है कि अनकुक्ड मीट के जरिए या कोई फूड आपने ऐसी इंजेस्ट की है जिसके अंदर इसके स्पोर्स थे, वो हमारी जीआईटी के अंदर एंटर हुए, वही स्पोर्स कन्वर्ट हो गया बैक्टीरिया के अंदर, क्लोस्ट्रीडियम जो बोटुलिनम है उसके अंदर। बैक्टीरिया के अंदर कन्वर्ट होने के बाद बैक्टीरिया एक एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा जिसका नाम होगा बोटुलिनम टॉक्सिन। ये जो बोटुलिनम टॉक्सिन है हमारी जीआईटी से जो है वो ब्लड में एंटर होगा। ब्लड के जरिए ये हमारी जो न्यूरॉन्स हैं वहां पर जाएगा और जो सिनेप्सिस होती हैं उन सिनेप्सिस में ये एसिटाइल कोलिन को रिलीज नहीं होने देगा। जब सिनेप्सिस के अंदर एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं होगी तो इस तरीके से हमारे जो मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होंगी। जब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होंगी तो उस चीज को हम कहते हैं फ्लैसिड पैरालिसिस। ये आपने याद रखनी है। और दूसरा ये कि बोटुलिनम टॉक्सिन हो या टेटनस टॉक्सिन हो, ये दोनों इंतहाई खतरनाक होते हैं। तो ये तो होगी इसकी पैथोजेनेसिस। उसके अलावा पूछा जाता है कि बोटुलिनम टॉक्सिन के क्लिनिकल यूजेस क्या क्या। ये इंतहाई अहम सवाल है, आपसे ये पूछा जाता है कि बोटुलिनम टॉक्सिन के क्लिनिकली यूजेस क्या क्या है। इसके 4 यूजेस हैं। पहला इसका यूज ये है कि ये फेस के ऊपर रिंकल्स को रिमूव करने के लिए ये बोटुलिनम टॉक्सिन यूज होता है। दूसरा ये कि टॉर्टिकोलस एक कंडीशन होती है उसको ट्रीट करने के लिए ये यूज होता है। तीसरी है राइटर्स क्रैम्प के जो लिखारी होते हैं उनकी क्रैम्पिंग को रिलीव करने के लिए ये टॉक्सिन जो है वो यूज होता है। और तीसरा है ये ब्लेफरोस्पैज्म, तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ये टॉक्सिन यूज होता है। तो इसके 4 क्लिनिकल इसके यूजेस हैं इस टॉक्सिन के, ये आपको आने चाहिए, ये इंतहाई है।
ओके बच्चों, आप में से कौन इसकी पैथोजेनेसिस और इसके क्लिनिकल यूजेस को रिपीट करेगा? जी मेरी बहन, आप काइंडली इसको रिपीट कर। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। आप मेरी बहन इसको रिपीट कर। ओके सर, इसमें होता है कि पैथोजेनेसिस ऑफ क्लस्ट्राइडियम बोट्यूलिनम में होता है कि जब कोई हम अनकुक्ड, सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। जब हम पेशेंट कोई अनकुक्ड मीट या फूड जिसमें स्पोर्स होते हैं वो लेते हैं, तो वो हमारे पास जब स्पोर्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं बैक्टीरिया में, जो कि हमारे पास है कि बोट्यूलिनम टॉक्सिन जो बैक्टीरिया उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, क्लोस्ट्राइडियम बोटुलिनम जो है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो एक एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, बोटुलिनम टॉक्सिन, जो हमारी जीआईटी से ब्लड में जाता है और वहां से न्यूरॉन्स में जाता है। और जब न्यूरॉन्स में जाता है तो वहां पे वो एसिटाइल कोलिन की रिलीज को इनहिबिट करा देता है, जो साइनैप्स पे रिलीज होता है। तो इसकी वजह से जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टॉप हो जाती है, और इसकी वजह से फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाती है। और इसके जो यूजेस है उसमें ये होता है कि ये हमारे पास रिंकल्स ऑन फेस उसको रिमूव करता है, और इसके अलावा ये टॉर्टिकोलिस के लिए यूज होता है, और राइटर्स क्रैम्प जो लिखारी होते हैं उनकी क्रैम्प्स उनके ट्रीटमेंट के लिए देते हैं, और ब्लेफरोस्पैज्म इसकी प्रिवेंशन के लिए भी देते हैं। जबरदस्त, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी पैथोजेनेसिस थी और इसके क्लिनिकल यूजेस थे। इसके अलावा और एक एमसीक्यू में पूछा जाता है, और वैसे भी जो है वो ये कहा जाता है कि इन्फेंट को या छोटे बच्चों को शहद नहीं खिलाना चाहिए। शहद इसलिए नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि शहद के अंदर होते हैं इसके स्पोर्स, तो वो इन्फेंट के बॉडी के अंदर स्पोर्स चले जाते हैं और फिर वहां से ये बैक्टीरिया में कन्वर्ट होगा, फिर बैक्टीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा और वो ये सारा इसकी पैथोजेनेसिस होगा। तो एक तो आपसे एमसीक्यू में ये पूछा जाता है कि हनी के अंदर, शहद के अंदर कौन सा टॉक्सिन या कौन से बैक्टीरिया के स्पोर्स मौजूद होते हैं, एक बात तो ये। और दूसरा ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी चीज जो है वो बच्चों को नहीं खिलानी चाहिए, और वो है हनी। तो इस तरीके से किसी भी अंदाज से ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है, बस इसमें सिर्फ ये बात आपने याद रखनी। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी लैब डायग्नोसिस। इसकी लैब डायग्नोसिस भी बिल्कुल वैसे ही कि इस बैक्टीरिया को मोस्टली हम कल्चर प्लेट्स पर हासिल नहीं कर सकते। सबसे पहले हमने सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद हमने इसकी ग्राम स्टेनिंग की। ग्राम स्टेनिंग से हमें पता चल जाएगा कि ये ग्राम पॉजिटिव का बैक्टीरिया है। माइक्रोस्कोपी की, माइक्रोस्कोपी पर पता चल जाएगा कि ये बैक्टीरिया जो है ग्राम पॉजिटिव रॉड है। उसके बाद इसको कंफर्म करने के लिए हम कल्चर प्लेट्स के ऊपर ग्रो नहीं करवाएंगे, बल्कि एक और टेस्ट करेंगे जिसे हम कहते हैं माउस प्रोटेक्शन टेस्ट। माउस प्रोटेक्शन टेस्ट के अंदर हम ये करते हैं कि पेशेंट का जो सैंपल होता है उससे माउस के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और देखते हैं कि अगर माउस की डेथ हो गई तो इसका मतलब है ये टॉक्सिन मौजूद था, अगर वो बच गया तो इसका मतलब है टॉक्सिन मौजूद नहीं था। ये होता है माउस प्रोटेक्शन टेस्ट। इसको आप लोग एक्सप्लेन करो या ना करो, लेकिन ये वर्ड आपने लाजमी लिखना है, माउस प्रोटेक्शन टेस्ट। उसके अलावा इसको डायग्नोस करने के लिए पीसीआर, एलाइजा, इम्यूनोफ्लोरेसेंस एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। बस इसकी लैब डायग्नोसिस आपने इतनी ही याद करनी। इसकी ट्रीटमेंट भी इतनी अहम नहीं है। अब आपका अगला बैक्टीरिया आ जाता है क्लोस्ट्रिडियम परफरेंजिस। ये बहुत अहम बैक्टीरिया, ये आपने अच्छे तरीके से समझना है। ये जो बैक्टीरिया आपका, ये भी स्पोर्स प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है और एनएरोबिक बैक्टीरिया। ये दो डिजीजेस काज करवाता है, एक होती है गैस गैंग्रीन और दूसरी होती है फूड पॉइजनिंग। अब हम बात करते हैं कि गैस गैंग्रीन किस तरह से होती है और इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है। अब एक बात याद रखना आपने कि गैस गैंग्रीन, या वैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर किसी आर्गन की, अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसका सिनेरियो किस तरह से आएगा, इसका सवाल किस तरह से पूछा जाएगा। आपको कहा जाएगा कि एक पेशेंट था, उसका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के बाद उसकी किसी एक स्पेसिफिक आर्गन की ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होगी या ब्लड सप्लाई उसकी डिक्रीज होगी। उसके बाद वहां के टिश्यू की डेथ हुई। टिश्यू की डेथ होने के बाद वहां पर क्रिपिटेशंस होंगे। ये वर्ड आएगा क्रिपिटेशंस का, इसको मैं बाद में भी रिपीट कर दूंगा। इसका सिनेरियो किस तरह से आता है अभी भी सुन लो कि इसका सिनेरियो आपसे इस तरह से पूछा जाएगा
कि एक पेशेंट था, उसका एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट के बाद उसकी किसी एक स्पेसिफिक आर्गन की ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हुई है। कंप्रोमाइज होने की वजह से, ब्लड सप्लाई के डिक्रीज होने की वजह से वो उस आर्गन की डेथ हुई है। और डेथ के बाद जब हमने उस आर्गन को एग्जामिन किया तो वहां पर हमें क्रिपिटेशन सुनाई दी, मतलब आवाजें सुनाई दी। ये बिल्कुल आवाजें वैसे होती हैं जिस तरह कोई किसी आर्गन के अंदर कोई गैस वगैरह एक्यूमुलेट हुई हुई हो और उसको फिर हम जो है उसको कंप्रेस करें, तो उस तरह से जो आवाजें आती है उससे कहते हैं क्रिपिटेशंस। तो जहां पर ये क्रिपिटेशंस का वर्ड आ जाए ना, तो आपने इसको डायग्नोज करना है कि ये क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस का बैक्टीरिया है और उससे गैस गैंग्रीन हुई है, बस। अब हम बात करते हैं कि ये गैस गैंग्रीन बेसिकली होती किस तरह से। ये बैक्टीरिया जो है एक एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है अल्फा टॉक्सिन। इसी अल्फा टॉक्सिन का दूसरा नाम होता है लेसिथिनेज। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है क्योंकि बच्चे अल्फा टॉक्सिन तो याद कर लेते हैं लेकिन ये लेसिथिनेज को इग्नोर कर देते हैं। तो फिर ये पूछा जाता है कि लेसिथिनेज कौन सा बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, और वो है आपका क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस। अब ये किस तरीके से गैस गैंग्रीन काज करता है? ये गैस गैंग्रीन इस तरीके से काज करवाता है कि ये लेसिथिनेज या अल्फा टॉक्सिन जो है, ये आपके आरबीसीज की सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है। जब आरबीसीज की सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी तो आरबीसीज की डेथ हो जाएगी। जब आरबीसीज की डेथ होगी, सेल की डेथ होगी, तो वहां से जो डिग्रेडिंग एंजाइम्स हैं वो रिलीज होंगे। वो जो डिग्रेडिंग एंजाइम्स होंगे वो हमारे इर्द गिर्द का जो टिश्यू होगा उसको डैमेज करेंगे, और उसको जब डैमेज करेंगे तो वहां से गैस प्रोड्यूस होगी, और वो गैस जो है हमारे डैमेज टिश्यू के अंदर मौजूद रहेगी। जब हम उसको एग्जामिन करेंगे तो क्रिपिटेशन सुनाई देगी। इसी वजह से हमें जो है वो क्रिपिटेशन सुनाई देती है जब हम जो गैस गैंग्रीन का जो आर्गन होता है उसको जब हम एग्जामिन करते हैं। इसके पैथोजेनेसिस को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि ये बैक्टीरिया जो है एक एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है अल्फा टॉक्सिन। उसी का दूसरा नाम होता है लेसिथिनेज। ये लेसिथिनेज क्या करता है कि हमारे जो आरबीसीज होते हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है। जब आरबीसीज की डैमेज जो है उसकी सेल मेम्ब्रेन डैमेज होती है तो सेल की लाइसिस होती है। जब सेल की लाइसिस होते हैं तो वहां से डिग्रेडिंग एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। वो डिग्रेडिंग एंजाइम्स हमारे इर्द गिर्द के टिश्यू को डैमेज करते हैं। जब इर्द गिर्द का टिश्यू डैमेज होता है तो वहां से गैस प्रोड्यूस होती है, और उसी गैस को जब हम कंप्रेस करते हैं, एग्जामिन करते हैं उसी टिश्यू को, तो हमें क्रेपिटेशन सुनाई देती है। तो ये वर्ड क्रेपिटेशन का मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये फाइनल ईयर तक भी यही वर्ड आता है। इसी के ऊपर, इसी की बेस के ऊपर हम डायग्नोज करते हैं कि ये गैस गैंग्रीन है। ओके जी, अब हम बात करते हैं इसकी लैब डायग्नोसिस। इसकी लैब डायग्नोसिस भी बहुत अहम है। सबसे पहले लिया सैंपल। सैंपल लेने के बाद हम इसकी ग्राम स्टेनिंग करेंगे। ग्राम स्टेनिंग पता चलेगा कि ये ग्राम पॉजिटिव का बैक्टीरिया है। माइक्रोस्कोप के अंदर हम जब इसको एग्जामिन करेंगे तो माइक्रोस्कोप के अंदर ये ग्राम पॉजिटिव रॉड नजर आएगा। उसके बाद जब हम इससे ब्लड एगर के ऊपर ग्रो करवाएंगे तो वहां पर ये ब्लड की हीमोलाइसिस करवाएगा और वहां पर हमें डबल जोन ऑफ हीमोलाइसिस मिलेगा। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है क्योंकि ये सिनेरियो में कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि हमने टिश्यू सैंपल लेने के बाद जब हमने उससे लैब के अंदर ब्लड एगर के ऊपर ग्रो करवाया तो उस बैक्टीरिया ने डबल जोन ऑफ हीमोलाइसिस दी। बताओ कौन सा बैक्टीरिया होगा? ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है और ये एससीक्यू में भी पूछा जा सकता है। तो डबल जोन ऑफ हीमोलाइसिस शोज जो आपका ये क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस है, ये बैक्टीरिया, क्योंकि सिर्फ ये वाहिद वो बैक्टीरिया है जो कि ब्लड एगर के ऊपर डबल जोन ऑफ हीमोलाइसिस देता है। अगर इसकी कोई पिक्चर होती तो मैं शायद आपको दिखा देता, लेकिन यहाँ पर इसकी पिक्चर है नहीं। खैर बहरहाल, और उसके बाद इसको कंफर्म करने के लिए हम शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट करते हैं, और इस तरीके से इसको हम पीसीआर के जरिए और एलाइजा के जरिए भी कर सकते हैं। बस इसके लैब डायग्नोसिस को मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने सैंपल लिया। सैंपल लेने के बाद हमने इसकी ग्राम स्टेनिंग की। ग्राम स्टेनिंग में पता चला कि ये ग्राम पॉजिटिव का बैक्टीरिया। माइक्रोस्कोपी की तो हमें ग्राम पॉजिटिव रॉड का बैक्टीरिया मिला, और कल्चर मीडियम जो ब्लड एगर के ऊपर हमने ग्रो करवाया तो वहां पर इसने डबल जोन ऑफ हीमोलाइसिस दी। फिर उसको कंफर्म करने के लिए हम शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट करते हैं, और उसके अलावा पीसीआर एलाइजा वगैरह भी करवा सकते हैं, लेकिन वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती। लेकिन आपने टाइम हो तो एलाइजा और पीसीआर मेंशन करना, अगर टाइम ना हो तो बेशक कितना भी लिख दो तो आप लोगों के लिए काफी है। मेन जो चीज थी वो डबल जोन ऑफ हीमोलाइसिस थी, जिसकी वजह से आपको एमसीक्यू भी क्लियर होगा और आपसे एससीक्यू भी क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये देखें,
किस तरह से एक आर्गन डैमेज हुआ है और वहां पर गैस वगैरह लिक्विड वगैरह जमा हुआ है। ये आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से ये गैस गैंग्रीन होती है, ठीक है, और ये होती है आपके क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेस की वजह से। और क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेस फिर ये भी पूछा जाता है कि गैस गैंग्रीन कौन से एक्सोटॉक्सिन की वजह से होती है, कौन से टॉक्सिन की वजह से, और वो है आपका यही लेसिथिनेज या अल्फा टॉक्सिन। उसके बाद अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी डिजीज के बारे में, कि दूसरी डिजीज जो कि फूड पॉइजनिंग होती है वो किस तरह से होती है। जो इसकी फूड पॉइजनिंग होती है जो कि क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेस की वजह से होती है, उसका जो एक्सोटॉक्सिन होता है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल वैसे ही होता है जिस तरह स्टेफाइलो एयूरियस का था। स्टेफाइलो एयूरियस का किस तरह से कि ये एक एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, ये बैक्टीरिया जिसका नाम होता है एंटेरोटॉक्सिन। वो एंटेरोटॉक्सिन हमारी जब जीआईटी के अंदर जाएगा तो वहां पर मैक्रोफेजेस और टी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करेगा, वहां से साइटोकाइंस प्रोड्यूस होंगे। वही साइटोकाइंस जो है हमारे इंटायरेक्ट नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे। जब हमारे इंटायरेक्ट नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो वहां से फिर हमारे ब्रेन सेंटर्स के अंदर जो वॉमिटिंग सेंटर्स हैं वो एक्टिवेट होंगे और इस तरीके से फूड पॉइजनिंग होगी और इस तरीके से आपका ये बैक्टीरिया भी कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, तो कल फिर इंशाल्लाह हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल से इंशाल्लाह।